वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं। देखो पहले तो हमें ये बताया जाता है कि बॉन्ड बिटवीन जो लिगैंड और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक होता है। जैसे कि मेटल पॉजिटिव होता है और यहाँ पे लिगैंड जो न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब लिगैंड और मेटल अट्रैक्शन करते हैं, जब एक पास में आते हैं तो तब रिपल्शन फोर्स लगता है। अगर ये ज़्यादा ही करीब आते हैं, अगर लिगैंड दूर जा रहा होता है तो तब अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ऐसे ना तो मेटल अपने ज़्यादा करीब आने देता लिगैंड को और ना ही ज़्यादा दूर जाने देता। तो ऐसे ही इसमें आयनिक बॉन्ड का क्रिएशन होता है। तो इसमें दो इंटरेक्शन है, एक है प्राइमरी इंटरेक्शन और एक है सेकेंडरी इंटरेक्शन। जब अट्रैक्टिंग नेचर का होता है फोर्स, तब तो प्राइमरी रिपल्शन होता है, प्राइमरी अट्रैक्शन होता है। और जब रिपल्सिव नेचर का होता है तब सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है। जैसे कि कोई मेटल है और यहाँ से चारों तरफ से लिगैंड अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो तब ये इसके ज़्यादा करीब ना जाए तो रिपल्शन लगेगा। अगर ये लिगैंड इधर जा रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं अवे, तो तब रिपल्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सॉरी। तो इसी कॉन्सेप्ट में एक आता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो हमारा CFT में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये स्प्लिटिंग ओनली हमारे डी ऑर्बिटल्स में देखने को मिलती है, लेकिन ये P और S में नहीं मिलती। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि एक तो इसमें P और S में सिमेट्री होती है और ये चारों तरफ से इक्वली रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए इनमें स्प्लिटिंग नहीं होती, इक्वल रिपल्शन। और हमारे डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स है उसमें दो तो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं और दो होते हैं नॉन एक्सियल। जो डी ऑर्बिटल है उसमें दो तो होते हैं एक्सियल और तीन होते हैं नॉन एक्सियल, जो हमारी एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। जैसे कि DXY, DYZ और DZX। और जो एक्सियल होते हैं DX², DX², Y²। ये अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है अपने सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्प्लिटिंग आखिर हमारा DX², DZ² और X² Y² ये ऊपर की होते हैं, और DXY, DYZ और DZX इनकी एनर्जी कम की होती है। तो अब हम यही समझते हैं। देखिए जब हमारा DZ² हमारा कैसे बनता है? देखिए अगर ये क्यूबॉइड है और जब लिगैंड इस पर अट्रैक्शन करता है, देखिए ये X एक्सिस हुई, ये Z एक्सिस और ये Y एक्सिस। तो ये होता है ऐसे DZ पे, Z एक्सिस पे होता है, तो ऐसे ही हमारा DX² और Y² को देखते हैं हम कैसे होता है। इसी से ही हमें ये समझ में आएगा कि ये ऊपर क्यों आए और ये नीचे क्यों आते हैं। ये हमें ध्यान से देखना है। तो ऐसे ही ये हो गया X और Y और Z। और इसका ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? ऐसे, ये X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे इसकी लोब्स लाई करती हैं। ऐसे ही हम नॉन एक्सियल वाले का बना लेते हैं, जो कि एक्सिस पे नहीं होती है, जिसकी लोब्स। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए DXY जब हम बनाते हैं तो X, Y और Z, तो ये एक्सिस के बीच में आती है। तो एक्सिस के बीच में कैसे आएंगी? यहाँ पे और ऐसे।
ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको स्प्लिटिंग भी आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए ऐसे ही अगर हम डी वाई जेड को बनाते हैं तो एक्स वाई और जेड इसे बनाते हैं तो ये भी एक्सिस के बीच में आती है, तो ये तो आ जाएगी यहाँ पर ऐसे और ऐसे। ये देखिए ये लोब है जेड और वाई के बीच में, और ये ऐसे ही ये है, तो ऐसे ही हम दूसरी बना लेते हैं। इससे हमें पता चलेगा ये स्प्लिटिंग क्यों होती है और ये स्प्लिटिंग ऐसे ही क्यों हुई। तो ये है हमारा ZX, देखिए ZX की लोब जो होती है X और Z के बीच में होती है, तो ये है बीच में, ऐसे ही हम देख लेंगे। अब देखते हैं अगर जब लिगैंड हमारा अप्रोच करता है इन्फिनिटी डिस्टेंस से, तो तब इसमें 6 लिगैंड्स होते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल आता है तो उसमें 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस से। तो जब 6 करेंगे, इसी पेज पे समझाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं अगले पेज पे समझाऊंगी तो आपके समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बना देती हूँ उसे। देखिए जब हमारे 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं, 6 एक लिगैंड तो यहाँ से आएगा, एक लिगैंड यहाँ से आएगा, ये इस तरह आते हैं जो कि इसका रिपल्शन मिनिमम हो और मैक्सिमम डिस्टेंस से आए, तो इसलिए ये क्यूब के फेस से आएंगे 6, एक इधर से 1 2 3 4 और ये सामने वाले डिस्टेंस से, ये हो गया 6। तो इसलिए जैसे ये अप्रोच करते हैं तो इनकी लोब्स क्या है, इनके बीच में, तो यहाँ पर तो सबसे पहले अट्रैक्शन नहीं करेंगे। तो जैसे ही Z² और DXY ये है, तो जब लिगेंड यहाँ ऊपर से आएगा तो सबसे पहले अट्रैक्शन यहाँ होगा, तो इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और ऐसे ही ये X² Y² में है, तो ये इस वाले फेस पे है वो इसकी लोब, तो इसकी लिगेंड आके यहाँ पर अट्रैक्शन करता है, तो इसलिए इन दोनों की एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाती है और इनकी हो जाती है डिक्रीज़। क्योंकि अगर लिगेंड देखो यहाँ पे अप्रोच करता है तो यहाँ तो कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, लोब तो यहाँ पर है साइड में। अगर ऐसे ही यहाँ पे करता है तो लोब्स तो यहाँ पे है, तो इनका जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए जो स्प्लिटिंग होती है इसी वजह से, जैसे कि देखो ये ग्राउंड स्टेट है, जब एक्साइटेड स्टेट में आए तो स्प्लिटिंग जो है DZ² DX² Y², इसलिए इनकी एनर्जी जो है ज़्यादा हो गई और इनकी कम हो गई, इसलिए हमारी स्प्लिटिंग जो है इस प्रकार होती है। देखिए जो ये बीच का होता है इसे बोलते हैं बैरीसेंटर, और ये इन दोनों स्प्लिटिंग ये होता है T2G और ये होता है EG। देखिए हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने तो ये ऐसे याद की हुई है। जैसे देखिए इसमें 3 है, तीन अलग हुए और 2 अलग हुए, तो इसलिए 3 से ट्रिपलेट और ट्रिपलेट की वजह से आया T, और ऐसे ही और जो बचा हुआ है वो है EG। मैंने ऐसे याद किया हुआ है, अगर आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मैं तो भूल जाती थी, तो इसलिए मैंने इस तरह याद किया हुआ है। तो इसकी एनर्जी देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पूरे ऑर्बिटल्स जो है 5 हैं, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी। जैसे 3 तो इसमें स्प्लिट हुए तो 3, ये बचा 3/5, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये 2 है तो 2 स्प्लिट हुए इससे तो 2/5। पूरे ऑर्बिटल कितने हैं 5, इसका 2.5 वाला भाग इसकी एनर्जी है और इसके 3.5 वाला भाग इसकी एनर्जी है। तो ऐसे ही हम टेट्राहेड्रल के लिए देखते हैं।
जो ये है डेल नोड, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए जो ये है डेल नोड है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं टेट्राहेड्रल का एक्सप्लेन करती हूँ कि इस टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर आता है और EG ऊपर नीचे आता है, ये कैसे आता है। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे डेल नोड के बारे में। टेट्राहेड्रल में देखते हैं, टेट्राहेड्रल में जितने लिगैंड जो 4 होंगे जो अप्रोच करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू मेटल। देखिए अब मैंने स्क्वायर क्यूब बना लिया है, इसमें मैं रिप्रेजेंट करती हूँ लिगैंड कहाँ कहाँ से अप्रोच करेंगे। एक लिगैंड यहाँ इस कॉर्नर से अप्रोच करेगा, एक लिगैंड इस कॉर्नर से अप्रोच करता है, और एक लिगैंड इस कॉर्नर से अप्रोच करेगा, और एक लिगैंड इस कॉर्नर से अप्रोच करेगा। इनका अप्रोच करने का तरीका यह होता है जिसमें जैसे कि जिसमें रिपल्शन कम होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस से अप्रोच करते हैं ताकि रिपल्शन कम हो। ऐसे ही अब हम देखते हैं इसमें कि जब ये कॉर्नर से अप्रोच करता है तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है। देखिए ये तो एक्सिस वाले लॉब्स हैं, ऑर्बिटल्स, जो कि एक्सिस में होते हैं। तो अगर हमारा यहाँ इस फेस से अप्रोच करता तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कॉर्नर से अप्रोच कर रहा है तो जो ये है कॉर्नर वाले जो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। तो जब अप्रोच करेगा कोई भी कॉर्नर से, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉर्नर है तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे होगा, तो इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही जब ये इस वाले कॉर्नर से करता है तो इसमें यहाँ पर कर देगा ये अप्रोच, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो टेट्राहेड्रल में है स्प्लिटिंग वो ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट होती है, बिकॉज देयर इज़ 4 लिगैंड ओनली विच इज़ अप्रोच टू मेटल्स। देखिए इसमें जब जैसे कि ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो इसी वजह से इसमें जो इसमें जो 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। इसी वजह से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में अपोजिट स्प्लिटिंग होती है। देखिए अगर ऐसे ही इसमें जो बीच वाला होता है इसे बैरी सेंटर बोलते हैं, इसमें एनर्जी में भी इसका अपोजिट होता है। जैसे कि हमने पूरे ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे 5, और ये कितने स्प्लिटिंग कितनी हुई 2 की और 3 की। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स की हुई तो अपोजिट आ जाता है। ये हमारा लर्न करने का तरीका है, मैंने तो इसे ऐसे ही लर्न किया हुआ है। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 4.4 डेल नोट आ जाता है, और इसमें आ जाता है 3.6 डेल नोट। अब हम डेल नोट की बात करेंगे।